हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, इंडिया के अंदर में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसका मतलब ये कि इंडिया में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं और रियल एग्जीक्यूटिव होता है। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव को डी जूरे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, जो कि प्रेसिडेंट होते हैं। और डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कौन है, रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। तो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जो है अपना जो भी पावर और फंक्शन यूज करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर है, इनके हेल्प से, इनके एडवाइस से प्रेसिडेंट जो है अपना पावर और फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, तो ट्रू पोजीशन को डिफाइन करते हुए, प्रेसिडेंट के ट्रू पोजीशन को समअप करते हुए डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने ये कहा कि जो इंडियन प्रेसिडेंट है और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, ये दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। अब किस तरह से डिफरेंट है, देखिए, इंडिया के अंदर में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जबकि अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसका मतलब ये है कि इंडियन प्रेसिडेंट जो है ये क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। बट जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, ये रियल एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि ये हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन होता है। बट इंडियन प्रेसिडेंट जो है ये हेड ऑफ द स्टेट है, बट हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन या हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव नहीं है। हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। तो इस तरह से जो इंडियन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट दोनों में काफ़ी फर्क है। जबकि देखिए, इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो किसके एड एंड एडवाइस से काम करता है, प्राइम मिनिस्टर के। और जो प्रेसिडेंट है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को तभी रिमूव कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ द, मतलब जब प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे, प्राइम मिनिस्टर जब बोलेंगे, तभी जो प्रेसिडेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपने पद से हटा सकता है। जब बट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, इनके पास पूरा पावर है। इनके जो भी सेक्रेटरी होती है, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो भी होते हैं, उनको जो प्रेसिडेंट होते हैं ये अपने खुद के विल और फैंसे से उनको हटा सकता है। ठीक है, बट इंडियन प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकता है। इंडियन प्रेसिडेंट को किसके एडवाइस से काम करना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से काम करता है, जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में कुछ करना हो तब। ठीक है, अब समझते हैं हम क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है प्रेसिडेंट की। तो इसके लिए हम मेनली 3 आर्टिकल को जानेंगे। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 53, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75। तो आर्टिकल 53 ये बोलता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है, यूनियन का, वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। और प्रेसिडेंट इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकता है या थ्रू इसके जो ऑफिसर सबऑर्डिनेट होते हैं। मतलब ये कि जो प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है, जहाँ पे सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी, उनके थ्रू भी जो प्रेसिडेंट है अपने पावर को यूज कर सकता है। ये बोला गया है आर्टिकल 53 में। और आर्टिकल 74 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपना जो भी एक्ट और जो भी काम है, ठीक है, वो किन के एडवाइस से करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्रेसिडेंट जो है वो बाइंडिंग है ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 75 क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, कहाँ पे, लोकसभा में। तो इसका मतलब ये है कि इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा, मतलब ये कि अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास होता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या है, अपने पद से इस्तीफा देना होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक फंडामेंटल सिस्टम है, मतलब एक फाउंडेशन है बोल सकते हैं हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। इस तरह से आर्टिकल 53, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75, ठीक है, ये डील करते हैं। देखिए, आर्टिकल 53 में क्या बताया मैंने कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का, वो प्रेसिडेंट डायरेक्टली यूज कर सकता है या थ्रू अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो होते हैं उसके थ्रू यूज कर सकता है। आर्टिकल 74 में मैंने क्या बताया कि प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और आर्टिकल 75 में क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा में, ठीक है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यही एक फाउंडेशन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। ठीक है, देखिए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1976 में, जिसमें मतलब उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट होती है। तो इसमें यह कहा गया है, इस मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए ये अमेंड किया गया कि प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड है ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के लिए क्या है, प्रेसिडेंट बाउंड है, ये कहा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए। बट
इसको अमेंड करते हुए 44th कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1978, जिस समय मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, इन्होंने ये कहा कि प्रेसिडेंट जो है वो रिटर्न कर सकते कोई भी मैटर को वंस, मतलब एक बार रिटर्न कर सकते। अगर कोई एडवाइस दिया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर अगर कोई एडवाइस दिया है तो उसको एक बार में रिटर्न कर सकते रिकंसिडरेशन के लिए। अगर दोबारा रिकंसिडरेशन के बाद दोबारा प्रेसिडेंट के पास अगर सेम एडवाइस आता है तो फिर प्रेसिडेंट को उसको मानना पड़ता है। ये कहा गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। ठीक है, 42nd में डायरेक्टली बोला गया था कि प्रेसिडेंट बाउंड है ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। बट जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 होता है तो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने ये कहा कि मतलब थ्रू दिस एक्ट ये कहा कि एक बार जो भी एडवाइस दिया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उसको रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकते हैं। फिर दोबारा अगर रिटर्न आता है रिकंसिडरेशन के बाद तो उसको मतलब उसको फॉलो करना, ठीक है, कंपलसरी हो जाता है। देखिए अक्टूबर 1997 में जब प्रेसिडेंट के आर नारायण की गवर्नमेंट थी, ठीक है, सॉरी, अक्टूबर 1997 में जब प्रेसिडेंट के आर नारायण थे उस समय क्या हुआ था कि के आर नारायण को मतलब प्रेसिडेंट के आर नारायण को ये कहा गया था कि आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए यूपी के अंदर में। बट इस केस में क्या हुआ था, ये जो प्रेसिडेंट थे के आर नारायण, इन्होंने अपने इस पावर को यूज करते हुए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के जरिए जो पावर मिला था कि वंस और रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर सकते, तो उन्होंने फिर इसको वापस कर दिया था। ठीक है, जो प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात हुई थी यूपी में, इसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस किया था। फिर दोबारा जो रूलिंग पार्टी थी उसने दोबारा फिर इसको मतलब क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, लोगों का काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, मीडिया का इसमें रोल काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो इसीलिए फिर इसको दोबारा मतलब के आर नारायण जी के पास दोबारा ये प्रेसिडेंट रूल लगाने का प्रपोजल नहीं आया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। सेम कंडीशन होती है सितंबर 1998 में जब प्रेसिडेंट के आर नारायण ही थे, तब प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए बात मतलब प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात हुई थी बिहार के अंदर में। तो इस केस में क्या हुआ था, दोबारा के आर नारायण जी ने क्या किया था, वापस किया था रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन फिर दोबारा क्या होता है कि सेम प्रपोजल आता है के आर नारायण के पास और फिर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है बिहार में। ठीक है, तो ये था मेनली किस तरह से जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है अपना पावर यूज कर सकते वंस फॉर द रिकंसिडरेशन के लिए। देखिए अब हम समझेंगे प्रेसिडेंट के सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर को, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, तो प्रेसिडेंट जो है अपने सिचुएशन के हिसाब से डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर सकता है। तो पहली सिचुएशन ये है कि जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं आती है तो इस केस में प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आप लोकसभा के अंदर में मेजोरिटी को साबित कीजिए। फिर दूसरी सिचुएशन ये है कि जब भी मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये प्रूव नहीं कर पाती है, मतलब कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर पाती है लोकसभा के अंदर में, तो उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट जो है डिसमिस कर सकते हैं। तीसरी सिचुएशन ये है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मेजोरिटी को लॉस्ट कर देते तब लोकसभा में मतलब लोकसभा में मेजोरिटी को लॉस्ट कर देते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तब उस लोकसभा को क्या कर सकते, डिसॉल्व कर सकते प्रेसिडेंट। ठीक है, इस तरह से मेनली तीन सिचुएशन के हिसाब से जो प्रेसिडेंट है अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकता है। पहला ये कि अगर किसी की पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं आती है तो इन दैट केस प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के मतलब अपॉइंट करने का जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी प्रूव नहीं कर पाती, कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर पाती लोकसभा के अंदर में, तब उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर देते प्रेसिडेंट। थर्ड ये कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना लोकसभा के अंदर में मेजोरिटी लॉस कर देती है तो इन दैट केस आल्सो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते प्रेसिडेंट। तो इस तरह से तीन सिचुएशन में मेनली प्रेसिडेंट जो है अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो के अंदर में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने ये देखा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, फिर हमने ये समझा कि किस तरह से जो अमेरिकन प्रेसिडेंट और इंडियन प्रेसिडेंट, ठीक है, दोनों में किस तरह से डिफरेंट है। देन हमने आर्टिकल 53, उसके बाद आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75, इन तीनों आर्टिकल को हमने डिटेल में इस वीडियो के अंदर में जाना। फिर हमने 42nd को काउंटर करते हुए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया था। ठीक है, फिर हमने दो सिचुएशन देखा जहाँ पे जो प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, अपना जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो पावर मिला था कि वंस
ठीक है, रिकंसिडरेशन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भेज सकते हैं। तो इन दैट केस हमने अक्टूबर 1997 में जब KR नारायण जी ने जब यूपी के अंदर में प्रेसिडेंट रूल लग रहा था उस समय किस तरह से अपने पावर को यूज किया था, और साथ ही साथ जब बिहार में, ठीक है, बिहार में सितंबर 1998 में जब प्रेसिडेंट रूल के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रपोजल किया था तो उस समय भी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने किस तरह से अपने पावर को यूज किया था। देन हमने ये देखा किस तरह से जो प्रेसिडेंट है अपने सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर सकते हैं, ठीक है, और यूज करते भी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रेसिडेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बारे में इस वीडियो के अंदर में जाना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।